Hello friends, welcome to this new video series of IRDAI certification course. ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो IRDAI एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग या इंश्योरेंस प्रोफेशनल है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एज अ सब्जेक्ट इंश्योरेंस को सीख रहे हैं और उन सभी जनरल पब्लिक के लिए भी जो अपनी बेसिक नॉलेज इंश्योरेंस से रिलेटेड बढ़ाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। आपने सुना होगा बहुत ही टाइप के इंश्योरेंस है और आजकल बहुत प्रिवलेंट है, आपके एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट का हिस्सा है, जैसे कि कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। लेकिन आपको पता है कि इनके पीछे कुछ फंडामेंटल्स है जो अगर ना हो तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि क्लेम मिला नहीं, क्लेम रिजेक्ट हो गया। अगर आपको एक प्रॉपर नॉलेज होगी तो आप समझ पाओगे कि जब भी आपको इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो उनके पीछे क्या फंडामेंटल्स है और आपको क्या ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे और इस वीडियो को आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करी गई है, सारा नॉलेज प्रोवाइड करने के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। इंश्योरेंस एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आपको पता होगा कि इंश्योरेंस में दो पार्टीज हैं। पहला है इंश्योरर और दूसरा है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर, जिसने पॉलिसी परचेज करी है, जिसने पॉलिसी ली है। इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी, जिसने कि आपको पॉलिसी प्रोवाइड करी है। तो दो पार्टीज हो गई, इंश्योरर और इंश्योर्ड। अब क्योंकि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें दोनों पार्टीज यानी कि इंश्योरर और जो इंश्योर्ड है कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करते हैं। इन्हीं रूल्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि ये प्रिंसिपल ज़रूरी क्यों है। अब कुछ रूल्स होंगे तो वो रूल्स फॉलो करना ज़रूरी होगा और उसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट यानी कोई भी पार्टी एक दूसरे के साथ चीट ना कर सके, फ्रॉड ना कर सके, गलत तरीके से पैसे का लेन देन ना करे, इसलिए ये प्रिंसिपल ज़रूरी हो जाते हैं। क्लेम सेटलमेंट का जो प्रोसेस होता है, आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा, आपने प्रीमियम पे किया है, वो क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस फेयर हो। ऐसा ना हो कि इंश्योरेंस कंपनी कोई भी रीज़न देकर आपको क्लेम देने से मना कर दे, आपको कवरेज प्रोवाइड ना करे। तो वो क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस फेयर हो इंश्योरर की तरफ से भी और इंश्योर्ड की तरफ से भी। इन चीज़ों को गवर्न करने का जो काम करते हैं वो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हो, कोई लीगल केस करा हो, उसमें भी इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाता है कि वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म हुआ है वो वैलिड है या नहीं, एथिकल प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए हैं या नहीं। तो आइए एक एक करके हम इन सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं और आने वाली स्लाइड्स में एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, चौथा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, पांचवा है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन और एट लास्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एक बार पढ़ते हैं जो भी स्लाइड्स में लिखा है, उसके बाद सिंपल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे अटमोस्ट गुड फेथ क्या मतलब है इस प्रिंसिपल का। Uberima fights. This principle states that both the insurer and the insured must disclose all material facts truthfully while entering into an insurance contract. इसका मतलब हुआ कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होता है जब दोनों पार्टीज इंश्योरर और इंश्योर्ड ऑनेस्टली सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करें। Second, a material fact. It has been divided as a fact that would affect the judgment of an insurance underwriter in deciding whether to accept the risk and if so, what should be the rate of premium and terms and conditions. तो क्यों ये सारे मटीरियल फैक्ट्स ज़रूरी होते हैं? क्योंकि अंडरराइटर या इंश्योरेंस कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि आपके प्रीमियम का रेट क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, क्लेम सेटलमेंट के चांसेस क्या होंगे, बहुत कुछ है। तो मटेरियल फैक्ट्स जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो शेयर करना ज़रूरी है। तीसरा है ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। इट इज़ द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द इंश्योर्ड टू डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टली। तो ये ना सिर्फ जिम्मेदारी है बल्कि एक लीगल ऑब्लिगेशन है।
लीगली भी आपको डिस्क्लोज करने हैं ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पूरी ऑनेस्टी के साथ। इंश्योरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी: The insurer must clearly explain policy terms, conditions, coverage and should avoid any misrepresentation. तो दोनों पार्टीज जिसके बारे में हमने बात करी, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज किए जाए और उसे एज इट इज रखा जाए, ताकि एक ऑनेस्टी बनी रहे, एक ट्रस्ट हो और उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बिल्टअप हो सके। तो इंश्योरर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो आपको कोई पॉलिसी सेल कर रहे हैं, वो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को बताए, उसके कवरेज के बारे में बताए, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। आपने बहुत बार सुना होगा कि मिस सेलिंग होती है इंश्योरेंस पॉलिसी को। जनरली एजेंट्स जो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कहकर कस्टमर को पिच करते हैं, लेकिन इसके बारे में बताना, इंश्योरेंस के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना, उसको मिस सेल नहीं करना, ये इंश्योरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Breach of contract: if any party conceals or misrepresent facts, the insurance contract can become void and claim can be denied. तो अगर किसी भी पार्टी ने, इंश्योरर ने या इंश्योर्ड ने इंटेंशनली डिसऑनेस्टी के साथ फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट किया या कंसील किया, हाइड करने की कोशिश करी, कुछ जो मटेरियल फैक्ट्स थे उन्हें नहीं बताया, तो क्लेम को डिनाई किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा। Caveat emptor: buyer beware, places the emphasis on the buyer to examine goods and services carefully before making a purchase. तो बायर की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अगर कोई पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी सेल कर रही है या एजेंट बता रहा है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पूछे, जानकारी हासिल करे, उनकी वेबसाइट्स पर चेक करे। तो बायर बी वेयर, ये भी एक बहुत ही ज़रूरी फंडामेंटल है इस प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ में। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई किया, उस पर्सन को 3 साल से हाई ब्लड प्रेशर था, लेकिन ये बात उसने पॉलिसी लेते वक्त डिस्क्लोज नहीं करी, एजेंट को नहीं बताई। इसका रीजन ये था कि उस पर्सन को पता था कि अगर वो बताता है कि उसे पहले से एग्जिस्टिंग बीमारी है या पहले से हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसका जो प्रीमियम है वो ज्यादा हो जाएगा। तो उसने जानबूझकर इस फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया। कुछ ही महीनों बाद वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है ड्यू टू हार्ट अटैक, जिसका कि मेन रीजन था एग्जिस्टिंग हाई ब्लड प्रेशर। अब जब वो क्लेम करने जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो उसका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्ट किस बेसिस पे होगा? क्योंकि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। जो कस्टमर है उसने इंटेंशनली, पता होते हुए भी इस बात को हाइड किया और ये बात अपने एजेंट को या इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करी। अब ये होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो अगर ये केस कोर्ट तक जाता है, तो इसके बेसिस पे इनका जो केस है वो इंश्योरर के फेवर में जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए इंश्योर्ड को पता था, यानी पॉलिसी होल्डर को पता था कि उसे 3 साल से हाई ब्लड प्रेशर है, और उसने विलिंगनेस के साथ अपने एजेंट को सारी बातें बताई। तो इसमें क्या होगा, प्रीमियम का रेट इंक्रीज हो जाएगा, वेटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसे क्लियरली डिस्क्लोज करो। और जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हो, एक फॉर्म है जिस पे आप साइन करते हो, डिजिटली साइन करते हो। अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हो, अगर आप बैंक के थ्रू जाकर लेते हो, तो वहाँ पे फॉर्म पे साइन करते हो। वहाँ भी जो एजेंट है आपसे इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, आपके एज रिलेटेड, आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या नहीं, कितने मेंबर्स है, डिपेंडेंट्स क्या है, आपकी इनकम कितनी है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको सही मायने में बताने होते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपका जो प्रीमियम टर्म है वो डिसाइड होगा। पॉलिसी का जो क्लेम रेट है उसे जज किया जाएगा, असेस किया जाएगा रिस्क फैक्टर्स को, कि कितना रिस्क है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में अगर वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब यही होता है सिंपल टर्म्स में, कि दोनों जो पार्टी है, यानी कि इंश्योरर और इंश्योर्ड, पॉलिसी होल्डर और एजेंट, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी मटीरियल फैक्ट है, मटीरियल फैक्ट यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इंश्योरेंस के प्रीमियम को, टर्म्स एंड कंडीशंस को अफेक्ट करे,
वैसे फैक्ट्स एक दूसरे के साथ बताना सही होता है। इंश्योरर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मिस सेल ना करे, सही इन्फॉर्मेशन दे। वैसे ही पॉलिसी होल्डर या कस्टमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, कोई भी फैक्ट है, तो वो उसे अपने इंश्योरर को सही से बताए। Principle of insurable interest. Definition: The insured must bear a legal relationship to the subject matter such that he stands to benefit by the safety of the property, right, interest, life, or freedom of liability. By the same token, he must stand to lose financially by any loss, damage, injury, or creation of the liability. अब इसको सिंपल टर्म्स में समझे तो अगर आप किसी का भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, मतलब या तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो, आपका कार हो, आपकी शॉप हो, आपका बिजनेस हो, आपकी हेल्थ है, आपकी खुद की लाइफ है, आप उसी का इंश्योरेंस ले रहे हैं जिससे आपको बेनिफिट है, यानी उस पे आपका ओनरशिप है और आपको उससे बेनिफिट है। इन केस उस पे कोई भी डैमेज होता है या लॉस होता है तो उसकी वजह से आपको फाइनेंशियली लॉस इनकर करना पड़ेगा। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब यही हुआ। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि जिस चीज या व्यक्ति का आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें आपका फाइनेंशियल या इमोशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर उस चीज को नुकसान होगा तो आपको भी असली में लॉस फील होना चाहिए, तभी आप उसका इंश्योरेंस ले रहे हो। सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो आप अपनी कार के लिए इंश्योरेंस लेंगे, ना तो अपने पड़ोस की किसी की कार के लिए या अपने फ्रेंड की किसी की कार के लिए। एक ऐसा केस भी हुआ था, किसी कंसर्न पर्सन ने अपने फ्रेंड की बाइक के लिए इंश्योरेंस लिया था। अब फ्रेंड की बाइक का ओनरशिप तो उसके फ्रेंड के पास है, उसके पास नहीं है। तो जब एक्सीडेंट हुआ और वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने गए तो उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया और उसमें प्रिंसिपल के तौर पे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट को कोट किया गया था। इसका मतलब हुआ कि ओनरशिप आपकी नहीं थी, इसी वजह से वो क्लेम रिजेक्ट हुआ। आइए थोड़ा और जानते हैं। दिस प्रिंसिपल इज अ लीगल नेसेसिटी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड। विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट या किसी भी ऐसी चीज का इंश्योरेंस करवाया है जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, आपकी ओनरशिप या आपकी बेनिफिट नहीं है, तो वो वॉइड होगा। Timing: in case of life insurance, insurable interest must exist at the time of contract, and in case of general insurance, it must exist both at the time of contract and at the time of loss. तो इसमें दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस यानी आप अपना लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो। जब आप ये पॉलिसी ले रहे हो तब आप अलाइव हो, राइट? आप अभी जिंदा हो, आप अपने लिए पॉलिसी ले रहे हो, लेकिन जब आप इस पॉलिसी को क्लेम करोगे तब आप नहीं रहोगे, आपके बदले में जो नॉमिनी होगा वो आपकी पॉलिसी का पैसा क्लेम करेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है, यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट आप खुद हुए, आपकी खुद की जिंदगी हुई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तो है, लेकिन आफ्टर दैट वो नहीं है। इसी तरह अगर हम जनरल इंश्योरेंस देखते हैं, जनरल इंश्योरेंस में चलिए कार इंश्योरेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो कार इंश्योरेंस जब आप पॉलिसी ले रहे हो उस वक्त भी आपके पास कार है और आपके पास उसकी ओनरशिप है, आप उस कार को यूज़ कर रहे हो, तो उस वक्त आपने पॉलिसी ली, उस वक्त आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कार में। जब लॉस हुआ, जब डैमेज हुआ कार को, तब भी कार आपके पास ही है, तो ओनरशिप उस वक्त भी कार की आपके पास ही है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी के टाइम भी था और जब क्लेम कर रहे हैं उस टाइम भी है। Purpose: to prevent people from taking out insurance for speculative or gambling purposes on lives or property in which they have no stake. तो मान लीजिए अगर ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं होता इंश्योरेबल इंटरेस्ट का तो इसे लोग मिसयूज कर सकते थे स्पेक्यूलेटिव पर्पसेस के लिए, गैम्बलिंग के लिए। वो इंश्योरेंस लेते किसी और के लाइफ के ऊपर, किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर जिसमें उनकी कोई स्टेक नहीं है, उनकी कोई ओनरशिप नहीं है, और उसके बेसिस पे वो पैसा बना सकते थे। तो ये एक गैम्बलिंग का प्रोसेस हो जाता। जबकि इंश्योरेंस प्योरली एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके लॉस को कवर करने के लिए। कोई भी प्रॉफिट इसमें नहीं प्रोवाइड होती है, जितना आपको लॉस हुआ है बस उतने को कवर किया जाता है। ये बेसिक कोर होता है इंश्योरेंस का। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज की।
Definition: It is defined as the active and efficient cause that sets in motion a chain of events which brings about a result without the intervention of any force started and working actively from a new and independent source. सिंपल में समझे तो इस प्रिंसिपल का मतलब है किस वजह से आपको असली में लॉस हुआ है, उस कॉज को पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर वो कॉज पॉलिसी के अंडर कवर्ड है तो ही क्लेम मिलेगा, अगर वो कॉज पॉलिसी के अंडर कवर्ड नहीं है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज यानी कारण को पहचानना जिस कारण की वजह से आपका लॉस हुआ। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर एक फायर से घर में डैमेज हुआ है और फायर किसी शॉर्ट सर्किट से हुई, तो फायर जो यहाँ पे है यानी जो आग लगना हुआ ये प्रॉक्सिमेट कॉज हुआ, ये आपका कारण है जिसकी वजह से आपके घर को डैमेज पहुंचा है, तो ये इंश्योरेंस में कवर होगा और आप इसके बदले में क्लेम ले सकते हो। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले तो रिसेंट के जो फ्लड हुए थे उसके बाद कई लोगों ने डैमेज क्लेम किया, लेकिन कुछ लोगों का जो लॉस था वो सीपेज की वजह से हुआ था जो पॉलिसी में कवर्ड नहीं था। तो प्रॉक्सिमेट कॉज यहाँ पे सीपेज था ना कि फ्लड था, इसलिए क्लेम रिजेक्ट हुआ। तो बहुत सारे क्लेम्स इस बेसिस पे रिजेक्ट किए जाते हैं कि आपका जो प्रॉक्सिमेट कॉज है यानी जो सबसे नियरेस्ट, सबसे नज़दीकी जो कारण है वो क्या है उस पर्टिकुलर लॉस को होने में। It refers to the nearest and most direct cause of the loss, not the remote or indirect ones. Purpose: It helps determine whether the loss or damage is covered under the insurance policy based on the real effective cause of the event. In cases involving multiple events, the proximate cause is identified to assess claim validity. अब प्रॉक्सिमेट कॉज जो होता है वही डिसाइड करता है कि क्लेम मिलेगा या नहीं, इसलिए कॉज का सही एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपने अपने घर के लिए फायर इंश्योरेंस लिया है। एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसके कारण लाइटनिंग होती है और उसकी वजह से आपका टीवी और फ्रिज डैमेज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में सर्ज हुआ और जो कनेक्शन था वो चला गया, टीवी और फ्रिज डैमेज हो गया। आपने क्लेम फाइल किया फायर इंश्योरेंस क्लेम के तहत अपने जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे उनके लिए। अब यहाँ पे जो प्रॉक्सिमेट कॉज है वो लाइटनिंग है, जो कि एक नेचुरल इवेंट है, उसकी वजह से पावर सर्ज हुआ और जो भी अप्लायंसेस हैं वो डैमेज हुए। तो पॉलिसी को चेक किए जाने पे पता चलता है कि फायर इंश्योरेंस में ये जो प्रॉक्सिमेट कॉज लाइटनिंग का था वो कवर नहीं है, इस वजह से क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब ये जो प्रिंसिपल है इसका आपको पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा कि इसके मिसयूज होने के चांसेस है। इंश्योरर जो है या जो एजेंट इंश्योरेंस कंपनी है वो इस प्रिंसिपल को मिसयूज कर सकती है क्लेम रिजेक्ट करने के लिए। ऐसे में एज अ पॉलिसी होल्डर आपको किन बातों का ध्यान रखना है? ऐसा नहीं है कि आपके जो प्रॉक्सिमेट कॉज है उसे कवर नहीं किया जाएगा, अगर वो कवर किया गया है तो वो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होगा। तो जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप नियर बाय जो भी प्रॉक्सिमेट कॉजेज हो सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी, कार, हेल्थ, जिससे भी रिलेटेड, आप उसे भी चेक करें कि वो कवर्ड है या नहीं, वो आपके क्लेम में प्रोवाइड हो रहा है या नहीं। आप वैसे सिचुएशंस को या वैसे एग्जाम्पल्स को कोट करके अपने एजेंट से डिस्कस करके ये जान सकते हैं कि उन कंडीशन में ये क्लेम एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है ताकि आप किसी भी ऐसे नुकसान से बच सके और आपको पता हो आपने जो पॉलिसी ली है कि वो सडनली जिस टाइम पे आपको फाइनेंशियल लॉस या फिर फाइनेंशियल बर्डन झेलना पड़ रहा है और जिस टाइम पे आपको उसकी रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन सही तरीके से पता होने चाहिए। Importance ensures fair claim settlement by linking the loss directly to an insured peril and avoiding liability for unrelated causes. अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के बारे में। पहले इसका मीनिंग देखते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स that the insured should be restored to the same financial position after the loss as they were in before the loss. So concept for no profit or no loss is there. अब आप यहाँ पे एक जो पिक्चर दिया गया है इसके थ्रू भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब हुआ ना तो कोई लाभ होगा ना तो कोई हानि होगी, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस का कंसेप्ट होता है इंश्योरेंस में। अभी आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान्स आ गए हैं जो आपको
इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यूलिप प्लान। इसमें आपको पॉलिसी कवरेज मिलता है, साथ में आपका कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप उस पॉलिसी पीरियड टर्म तक बने रहते हो, होल्ड करते हो, तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। लेकिन अगर हम बेसिक इंश्योरेंस का कोर वैल्यू समझने की कोशिश करें, तो इंश्योरेंस जो है वो ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपके लॉस को कवर करने के लिए यूज किया जाता है, वो कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। तो इसमें आप कभी भी प्रॉफिट वाले सिचुएशन को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट ना करें, ज्यादा से ज्यादा कवरेज लेने की कोशिश करें, क्लेम सेटलमेंट्स देखा करें, ताकि आपका जो लॉस है, इन केस कोई फाइनेंशियल बर्डन होता है, कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, तो उसे सही तरीके से कवर किया जा सके। और यही प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का भी मतलब है कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होनी चाहिए। अब इस पिक्चर की हम बात कर रहे थे, मान लीजिए कोई कार इंश्योरेंस ले रखी है। बिफोर एक्सीडेंट जो वैल्यू थी वो 6,000 थी, और आफ्टर एक्सीडेंट 3,000 रह गए वैल्यू, डैमेज के बाद किसी भी एक पार्ट की। तो जो एक्चुअल लॉस है वो कितना माना जाएगा, वो 6,000 माना जाएगा। यानी डैमेज होने से पहले या लॉस होने से पहले जो वैल्यू थी वो उतना ही माना जाएगा और उतना ही पे किया जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये मीनिंग हुआ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का। कवरेज इज बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द asset or the amount of actual loss, whichever is lower, subject to some insured. Indemnity, it can be provided in various forms such as cash payment, repair, replacement, reinstatement of the damaged item. Purpose is to prevent the insured from making a profit out of an insurance claim. आपका जितना नुकसान हुआ है उतना ही पैसा मिलेगा। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक्चुअल वैल्यू के बेसिस पे आपको इंश्योरेंस कवरेज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि आपकी 5 साल पुरानी कोई कार है, उसका एक्सीडेंट हो गया। आपको जो डेप्रीशिएटेड वैल्यू है वो मिलेगी, ना कि नए कार का पैसा मिलेगा। तो आपने वो कार खरीदी होगी 10 लाख में, लेकिन जब डैमेज हुआ उस कार की वैल्यू जो है मार्केट में असेस करी गई और उस कार की वैल्यू 6 लाख थी। तो आपको जो क्लेम या कवरेज प्रोवाइड होगा असेसमेंट के बाद वो 6 लाख ही मिलेगा, वो आपके नए कार जितना नहीं होगा, यानी 10 लाख का वैल्यू नहीं प्रोवाइड होगा। और इसीलिए आपको पता होगा कि जब भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम सेटलमेंट करती है या क्लेम का पैसा प्रोवाइड करती है, उससे पहले असेस किया जाता है। असेसमेंट के लिए सर्वेयर आते हैं, सर्वेयर असेस करेगा कि आपके प्रॉपर्टी को कितना डैमेज हुआ है, कार को कितना डैमेज हुआ है। अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया है तो उसकी वैल्यू असेस करेगा और उसके बेसिस पे आपको जो अमाउंट है वो प्रोवाइड होगा। तो असेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट ही उस वजह से होता है। अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन पे। Subrogation is the process an insurance company uses to recover claim amounts paid to a policy holder from a negligent third party. ये प्रिंसिपल जो है इंश्योरर को राइट देता है कि वो थर्ड पार्टी से पैसा रिकवर करे जिन्होंने एक्चुअल लॉस कॉज किया है, लेकिन तब जब इंश्योरर ने क्लेम का पैसा इंश्योर्ड को दे दिया गया हो। आप अगेन इस पिक्चर में समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने चेक के थ्रू यहाँ मेंशन भी किया है, इंश्योरर कैन परस्यू लीगल रिकवरी फ्रॉम द थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। तो जो इंश्योरेंस एजेंट है, यहाँ इंश्योरेंस एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। इंश्योरेंस एजेंट ने पॉलिसी होल्डर को, जिसने थर्ड पार्टी पॉलिसी ली थी, उसे जो डैमेज हुआ है उसको, उसकी कार को, उसके लिए चेक प्रोवाइड कर दिया, यानी उसे पैसे दे दिए। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है ये पैसे कहाँ से रिकवर करेगी? ये पैसे वो थर्ड पार्टी से रिकवर करेगी जिसकी वजह से वो लॉस हुआ है, जिसकी वजह से पॉलिसी होल्डर को डैमेज या लॉस झेलना पड़ा। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का यही मतलब है कि इंश्योरर को रिकवरी का भी राइट प्रोवाइड किया जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस एजेंट जो रिकवरी के लिए जा रहे हैं, उनको फुल राइट है कि वो रिकवर कर सके क्लेम का पैसा उस थर्ड पार्टी से जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से लॉस इनकर हुआ है उनके कस्टमर या पॉलिसी होल्डर को। मीनिंग इट प्रोवाइड्स अ लीगल राइट टू द इंश्योरर टू रिकवर द क्लेम अमाउंट फ्रॉम थर्ड पार्टी। टाइप्स इट कैन बी कॉन्ट्रैक्चुअल यानी टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे, या फिर इक्विटेबल बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड लीगल राइट। इंपॉर्टेंस, इट इंश्योर्स दैट लॉस इज अल्टीमेटली बोर्न बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी।
आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अगर किसी ने आपकी कार को हिट किया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको डैमेज का पैसा दे दिया, तो अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उस थर्ड पार्टी से जिसने आपके कार को जो रीजन था आपके कार के एक्सीडेंट का, जिसने आपके कार को हिट किया था, वहां से लीगल एक्शन लेकर उनसे पैसा रिकवर कर सकती है। तो इंश्योरेंस कंपनी या एजेंट के पास ये राइट होता है कि वो लीगली थर्ड पार्टी को स्यू करके उनसे पैसे रिकवर कर सके। और ये राइट प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो इस राइट को इंश्योरर को प्रोवाइड कर रहा है। Let's talk about principle of contribution. Contribution implies that if the same property is insured with more than one insurance company, the compensation paid by all the insurers together cannot exceed the actual loss suffered. अगेन आप सिंपल में ये पिक्चर को देख के समझ सकते हैं। शेयरिंग ऑफ क्लेम अमाउंट, आप एक पॉलिसी होल्डर हो, आपने दो इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले रखी है। आपने एक आपकी कोई एक हाउस है, आपने कोई एक फ्लैट परचेज किया है, उसका आपने इंश्योरेंस लिया है, और उस प्रॉपर्टी का जो आपने इंश्योरेंस लिया है वो कंपनी ए से भी लिया है और कंपनी बी से भी लिया है। अब जब आप क्लेम कर रहे हो, जब आप डैमेज क्लेम कर रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, उसकी वजह से जब आप क्लेम करने जाते हो, तो टोटल जो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा वो आपके एक्चुअल लॉस से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको जो लॉस हुआ है, सर्वेयर या असेसर ने लॉस असेस किया कि आपको 5 लाख तक का नुकसान हुआ है, तो दोनों कंपनी मिला के आपको 5 लाख ही देगी। आप ऐसा नहीं क्लेम कर सकते हो कि आप कंपनी ए से भी 5 लाख ले रहे हो, कंपनी बी से भी 5 लाख ले रहे हो, जबकि आपको नुकसान उतने का ही हुआ था पर आपने 10 लाख तक क्लेम ले लिया। वैसा नहीं होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये कहता है कि अगर आपको नुकसान हुआ है एक पर्टिकुलर अमाउंट का और आपने पॉलिसी ले रखी है 3 जगह से, तो वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, लेकिन आपको जितना लॉस हुआ है उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। तो इसको और समझे तो ऐसा हो सकता है कि मानिए अगर आपने एक ही चीज़ के लिए 2 या उससे ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो दोनों कंपनीज मिलके प्रोपोर्शनल बेसिस पे आपको क्लेम प्रोवाइड करेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी फैक्ट्री है 10 लाख की है और आपने कंपनी ए से 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है और कंपनी बी से 4 लाख का इंश्योरेंस लिया है, और 5 लाख का आपको लॉस हो जाता है, तो कंपनी ए जो है वो आपको 3 लाख रुपए देगी और कंपनी बी जो है वो आपको 2 लाख देगी। यानी उसी प्रोपोर्शन में देगी जिस प्रोपोर्शन में आपने लिया है, जिस रेशियो में आपने उनसे पॉलिसी ली है, उसी रेशियो में वो आपको क्लेम प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन वर्क करता है। यानी आपने 2-3 कंपनी से पॉलिसी ले रखी है और जिस रेशियो में ले रखी है उसी रेशियो में आपको क्लेम प्रोवाइड होगा। Purpose is to prevent the insured from making a profit by claiming the full amount from multiple insurers and ensures fair distribution of liability. Condition: multiple policies must cover the same subject matter. It should be against the same peril and cover must be active at the time of loss. Importance is promotes fairness among insurers and avoids overcompensation to the insured. अभी तक आपने जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के, आपने जो भी पढ़ा, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या कहता है कि आपको जो लॉस हुआ है उसे सही तरीके से असेस किया जाए। आपको कितने का लॉस हुआ है, कितने का कवर आपको प्रोवाइड होना चाहिए, आपको कोई प्रॉफिट ना हो उससे, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाया गया है। ये था हमारा इस वीडियो में 6 बेसिक प्रिंसिपल्स इंश्योरेंस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे वीडियोस के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा। थैंक यू सो मच।